हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। जैसा कि दोस्तों अब दूसरा आपका टॉपिक रहेगा जो फिजिक्स क्लास 12th का आपका प्रकाशिकी चैप्टर चल रहा था, उसमें आपका दूसरा टॉपिक रेखीय आवर्धन है। ये एक प्रकार से रिवीजन चल रहा है आपका, जो कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और पेपर में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आपका जो पहला जो आपका टॉपिक था उसमें सूत्र थे आपके जो 1/u प्लस 1/v अपान बराबर 1/f का आपका सूत्र के बारे में आपको बता दिया गया है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अब पढ़ेंगे हम रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे हम। तो रेखीय आवर्धन में भी आपको एक फिगर बनाना होगा। उसमें आपका जो फिगर है कुछ इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। आपको जो इसमें आप समझ सकते हैं कि अपना जो ये एक प्रकार से हो गया आपका दर्पण। यहाँ पर दर्पण हो गया, ये आप पढ़े होंगे परावर्तन के नियम में। तो ये जो आपका एक किरण जो बिंदु बिंदु करके आया है, ये आपका आपतित किरण है, ये जो आपका जो है परावर्तित किरण है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं आप पढ़े हैं परावर्तन के नियम में कि आपका जो है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो बीच में निकला हुआ है ये आपका अभिलंब है। तो आप यहाँ पे जो फिगर बना लेंगे तो यहाँ से आपको दो समकोणिक मिलेंगे और आपका जो है परावर्तन का नियम भी मिलेगा। तो इसमें जो आपका परावर्तन का नियम क्या कहता है, ओ डैश पी और आपका आई डैश, ओ डैश पी ओ आपका जो है आपतन कोण और आपका परावर्तन कोण जो है एक दूसरे के बराबर है, ओ पी आई डैश। ठीक है, यहाँ पर ओ पी आई डैश और आपका ओ डैश पी ओ, ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा आपका जो है पी ओ डैश जो है, और आपका देख सकते हैं दो इसमें समकोण बनेंगे, पी ओ डैश और पी आई डैश। देख सकते हैं आप फिगर में जो यहाँ पर लिखा है पी ओ डैश, ये वस्तु है, वस्तु से चलने वाली आपतित किरण है जो परावर्तन के पश्चात जो है जिस बिंदु अभिलंब के जिस बिंदु पर काटती है उसी को फोकस कहते हैं, उसी को फोकस कहते हैं। अब मुख्य अक्ष से उतनी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया आपका पीसी, और एक किरण आपका वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो जहाँ पर जो आपतित किरण थी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, तो वहीं पर आपका जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपका उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण के लिए अपना आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वो सब आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है। तो यहाँ पर दो समकोण बने हैं, पी ओ डैश और पी आई डैश, यहाँ पर दो समकोण बने हैं। आप समकोण में आपको बताए हैं कि अगर समकोण रहेगा तो आप इस टाइप में आप लिख सकते हैं, आपका आई डैश बराबर आई डैश अपान ओ डैश इक्वल टू पी आई अपान पी ओ। ठीक है, ये आपका हो गया समकोणिक वाला भाग। यहीं पर आपको बस जो चिन्ह परपाटी है वो ध्यान में रखना होता है। अगर चिन्ह परपाटी आपको ध्यान में और आपको समझ में आ गया होगा तो आप इजी तरीके से ये रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र निकाल सकते हैं। ये आपके 2 नंबर में या आपका बहुविकल्पी में पूछ सकता है कौन सा रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र है, उत्तल दर्पण के लिए क्या है, अवतल दर्पण के लिए क्या है। तो इसमें कुछ आपके फैक्ट निर्भर करेंगे। देख सकते हैं कि आपका जो आई डैश अपन ओ डैश अपन पी आई अपन पी ओ है, यहाँ पर हम इसका मान लिख सकते हैं। तो आपका जो सूत्र निकला हुआ था अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, उसमें आपका मान दिया गया था आई डैश बराबर क्या है, आई डैश बराबर यहाँ पर y2 रखेंगे, यहाँ पर y2, और पी आई बराबर आपका जो रहेगा -v रहेगा। पी आई बराबर आई डैश बराबर आपका y2 रहेगा, पी आई बराबर आपका जो है -v रहेगा, और ओ डैश बराबर आपका जो रहेगा +y1 रहेगा। ठीक है, +y1 रहेगा, और पी ओ बराबर आपका -u रहेगा। क्यों रहेगा ये आपका माइनस प्लस में आप होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका ओ डैश है, यहाँ पर चिन्ह परपाटी ये कहता है अभिलंब से
यहाँ पर अभिलंब से अगर आपका जो है मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई है, ये वस्तु जो रखी गई है ओ डैश, ये आपका मुख्य अक्ष से क्या हुई है, लंबवत नापी गई है। और आई डैश जो है दूरी नापी गई है, ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई है, तो ये माइनस की ओर रहेगा। एक चीज़ और आपको बताए हैं, जो आपतित किरण होगी, अगर इस बगल किरण जा रही है और इसी बगल से हम नाप रहे हैं दूरी, तो आपका प्लस में रहेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इधर से हम मुख्य अक्ष से नापेंगे दूरी, तो इधर से हम इधर नाप रहे हैं पीयू, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर हम इधर से इधर नापते, सीधी जिस बगल रेखा चल रही है उसी बगल नापते, तो प्लस में रहेगा। तो जिस ओर से किरण आ रही है उसी ओर से हम अगर नापेंगे दूरियां, तो वो प्लस में रहेगा। और मुख्य अक्ष की जो लंबवत आपका जो है ऊपर की ओर जो रहती है, उसे नापते हैं तो वो प्लस में रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए ओ डैश आपका प्लस y1 में है और आई डैश माइनस y2 है। तो ये आपका मान यहाँ पर रख देना है। तो ये मान रख देंगे तो चिन्ह परपाटी के साथ आपका जो है ये मान आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो है माइनस भी और माइनस यू जो आपका मान रहेगा वो दोनों कट जाएगा, तो आपके लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर -1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर -1 रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस बचता है यहाँ पर माइनस भी अपन माइनस यू रहता है, तो माइनस माइनस कट जाते हैं, माइनस माइनस कट जाते हैं, तो इस वाला माइनस जहाँ पर लग जाता है, तो ये आपका रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र रहता है। और ये ही आपका अवतल दर्पण के लिए भी रेखीय आवर्धन का सूत्र रहता है, यही आपका उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन का सूत्र रहता है। अब दूसरा आपका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो आपका जो परावर्तन पढ़े हैं, परावर्तन के नियम, उसके बाद अपवर्तन के नियम पढ़ना है। तो इसमें आपका भी एक सेम है, इसमें भी अपवर्तन के नियम को पढ़ना है, ठीक है। तो प्रकाश आपका जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो दूसरे माध्यम में जाने से इनका वेग और जो है दिशा बदल जाती है। इसी घटना को क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों, आपका जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ सकता है अपवर्तन का परिभाषा। तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा अपवर्तन परिभाषा की, जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर देख सकते हैं एक प्रकाश किरण आपका आ रहा है, ये आपतित किरण हो गया, इधर से आपका जो है परावर्तित किरण है, ये आपका जो है कोई तल है, इस तल से टकरा कर दूसरे माध्यम में जा रही है, ये आपका कोई अलग माध्यम है, माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो कोई माध्यम से दूसरे माध्यम से में प्रकाश जाता है, तो प्रकाश की जो वेग है, वो दिशा है, वो बदल जाती है, तो इसी को कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन के जो है 3 नियम हैं, और 3 नियम को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके 3 नियम क्या कहते हैं, जो आपतित किरण है, ये हो गई कौन सी किरण, आपतित किरण। और जो है आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है, जो ये अभिलंब बन रहा है, ठीक है। आप जैसे परावर्तन के नियम में पढ़ेंगे, कोई आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जहाँ पर टकराता है कोई तल से, उसी पर अभिलंब बनता है, ठीक है। तो ये अभिलंब बन गया, और जो अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में, यहाँ पर एक बिंदु देख सकते हैं, एक ही तल में पाए जाते हैं, ठीक है। एक नियम ये हो गया। और ये जो दूसरा नियम कहता है कि आपका, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपका जो है आपतन कोण आई और आपतन कोण आई की साइन और ई तथा एक निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर, यहाँ पर देख सकते हैं आपतन कोण और आई और अपवर्तन कोण आर की एक निश्चित नियति, मतलब यहाँ पर साइन ई लिया गया है, ठीक है। अर्थात तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और दूसरा नियम में साइन आई अपान साइन आर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये इस प्रकार से आपका रहेगा n2 अपान n1, ठीक है, n2 अपान n1। ये आपका दूसरा नियम, स्नेल का नियम यही कहता है, इसमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रहता है। तो ये पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम हो गया, तो ये अपवर्तनांक आपका n क्या है, अपवर्तनांक है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। और जो इसके बाद अगर हम बात करें कि तीसरा नियम क्या कहता है, तो तीसरा नियम जो बताता है कि आप अपवर्तित किरण की आवृत्ति तो वही रहती है जो आपतित किरण की है, परंतु उसका वेग बदल जाता है। तो यहाँ पर तीसरा नियम आपका सिंपल है कि जो आपतित किरण की वेग रहती है, जो कोई प्रकाश आपका चलता है,
आपका एक माध्यम से, तो अपवर्तन के पश्चात उसका जो है केवल आपका जो है आवृत्ति जो होती है सेम रहती है, उसका वेग और दिशा बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो एक डिपेंड करता है माध्यम कौन सा है, माध्यम आपका सघन है कि विरल है, इसके भी बारे में बात करेंगे। अगर जैसे कि हम बात कर लें, अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में चल रही होती है, जैसे कि दोस्तों अगर कोई प्रकाश किरण होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम, जैसे कि आपका ये कोई आपका विरल माध्यम हो गया, मतलब कि वायु हो गया, इधर से आपका प्रकाश किरण चलती है, अगर कोई सघन माध्यम इस बगल है आपका, तो ये आपका जो अपवर्तित किरण है ये इसी ओर मुड़ जाएगी, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, चाहे इस बगल चल जाती है, चाहे आपका आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन अगर वही बात करें इधर सघन माध्यम रहता है, इधर विरल माध्यम रहता है, तो आपका जो है ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। इधर सघन माध्यम, पहला माध्यम सघन हो गया, दूसरा माध्यम विरल हो जाता है, तो ये अब आपका जो है इसका वेग और दिशा बदल जाता है, ये अभिलंब से दूर हटने लगती है, क्योंकि ये जो है आपका इनका तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है दूसरे माध्यम में जाने से, ठीक है। तो ये आपका अपवर्तन के नियम हो गए, तीनों नियम इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि तीनों नियम आपके आएंगे तभी अब आगे जाके थोड़ा बहुत आपको ईजी लगेगा जो प्रकाश की चैप्टर है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, मतलब कि यहाँ पर जो है प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो ये अगर सीधे सघन माध्यम से, मतलब कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं या दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती हैं, तो इसी को उत्क्रमणीयता कहते हैं। मतलब कि आपका जो है अगर प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय हो, मतलब रिवर्सिबल हो, पहले माध्यम से तो आ जा रही हैं, आपका जो है ये हो गया आपका तल, पहले माध्यम से तो आ जा रही हैं, लेकिन आपका जो है दूसरे माध्यम से अगर आपका जो है प्रकाश आपका जो है इधर से भी इधर चलने लगे, तब क्या होगा, मतलब एक इस बगल से तो जा रही है प्रकाश, आ रही है इस बगल आपका अपवर्तित हो रही है, लेकिन इस बगल से भी जाए तो उसी को हम कहते हैं आपका जो है उत्क्रमणीयता। तो इधर से आप समझ सकते हैं, जैसे कि स्नेल के नियम आप समझे हुए थे कि साइन आई अपन साइन आर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपको जैसे कि बताए हैं, तो वहाँ पर आपका जो आपतन कोण आपका आई था, अपवर्तन कोण आर है, और आपका इस प्रकार से आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपका जो है समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर अगर हम देखें कि अगर इस ओर से आपका जो है आपतन कोण आर से, जहाँ पर आपका अपवर्तित किरण आर बन रहा था, इस दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अगर अपवर्तनांक आप निकालने लगेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा, तो साइन आर अपन साइन आई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समीकरण 1 व 2 को जब भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा, 1n2 गुणे 2n1 अपान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक आप 1/1/1n2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और भी माध्यम होगा, तीसरा भी माध्यम होगा, तो वो भी आपका तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे कि आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, ठीक है, और गुणे हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब कि उल्टा आपका तीसरा से ही चलेगा, लास्ट आपका तीसरा है ना। जैसे कि पहले माध्यम, यहाँ पर 2 ही माध्यम है, 1 और 2, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। तो इस टाइप से आपको लिखना है, और यही प्रकाश उत्क्रमणीयता के लिए आपका सूत्र होगा 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होगा तो आप 1 अपान पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वाला सूत्र आप लगाएंगे, ठीक है। आपका जो अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको समझना क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको क्रांतिक कोण समझना है, मतलब क्रांतिक कोण क्या होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपका हो गया, आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपका हो गया आपतित किरण, ठीक है, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी जो आपतित किरण आई है वो तल से टकराने के बाद जो है ये आपका जो है माध्यम कौन सा है, पहला माध्यम कांच है मतलब सघन माध्यम है, और दूसरा माध्यम वायु है मतलब विरल माध्यम है, ठीक है।
अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आई, इसमें देख सकते हैं आपका आई जो है आपतन कोण जो है छोटा है, मतलब यहाँ पर कोण देख सकते हैं कि नहीं, यहाँ अभिलंब से और आपका जो है आपतित किरण की दूरी जो है छोटी है। लेकिन अगर आपका जो है परावर्तन के पश्चात ये आर जो है, आर वाला कोण आपका जो है आई से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं नॉर्मली रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम आपतन कोण को जैसे कि हम बढ़ाए थोड़ा सा, इस फिगर में दूसरे वाले फिगर में देख सकते हैं, आपतन कोण को हम उससे थोड़ा सा बढ़ा दिए, आपका जो है आपतन कोण को जैसे से हम बढ़ाएंगे, जो आपका अपवर्तित किरण रहेगा वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि आपका जो है आपतन कोण को हम बढ़ाएंगे तो जो आपका अगर कोई विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, जो अपवर्तित किरण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आपतन कोण का मान हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो ये किरण थोड़ा थोड़ा आपका अभिलंब की ओर मुड़ने लगती है। तो ये आपका जो है अपवर्तित किरण है, और कुछ किरण आपके जो है अपनी ओर आपकी मुड़ जाती है, मतलब आपतित किरण की ओर घूम जाती है। तो यहाँ पर आपका एक फुल आपका जो है क्रांतिक कोण यही बनेगा। क्रांतिक कोण आपका 90 अंश की डिग्री बन जाएगा, तो वही क्रांतिक कोण है। तो आप समझ गए होंगे कि आपतन कोण को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो उसका अपवर्तन कोण भी बढ़ता रहता है। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, मतलब कि आपका क्या हो, आपका आपतन कोण का मान बढ़ाते जाने से आपका जो है एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण आपका जो है 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभिलंब की ओर घूमी हुई है, यहाँ से आपका 90 डिग्री आपका जो बन गया, ये अपवर्तित किरण आपका इस बगल आपका चली आई पूरी तरह से। जब आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाएं तो ये अपवर्तित किरण आपका जो है इसी तल पे आपका चले आए, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है, तो इसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें हम अगर आपतन कोण हम क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दें तो आप समझ सकते हैं जैसे जैसे हम कोण और बढ़ा दिए अभिलंब से और भी आपतन कोण दूरी बढ़ा देंगे तो ये आपका पूरी तरह से जो अपवर्तित किरण होगी वो पूरी तरह से आपका अपवर्तित हो जाएगी, मतलब एकदम पूरी तरह से अपवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता है और संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है। और एक बात है कि जिस भाग पर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग बहुत चमकने लगता है। इस भाग पर अगर कोई आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई सघन माध्यम तगड़ा वाला सघन माध्यम हो तो वहाँ पर जो है पूरी तरह से प्रकाश आपका अपवर्तित नहीं होती है, ये पूरी तरह से आपका जो है परावर्तन हो जाती है, ठीक है। तो इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परावर्तित पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दो शर्तें हैं आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पहला तो सघन माध्यम से जो प्रकाश हो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरा जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण से जो है बड़ा हो, ठीक है। दो शर्तें आपकी जो है ये एमसीक्यू टाइप में भी बहुविकल्पी टाइप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अब पढ़ेंगे हम अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में आपको संबंध बताना है, मतलब क्रांतिक कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे कि आपतन कोण को हम मान बढ़ाते रहते हैं तभी आपका अपवर्तन कोण आपका जो है 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर विरल माध्यम को 1 से और तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार जो होगा आपका स्नेल के नियमानुसार 2n1 बराबर साइन आई अपन साइन आर हो जाएगा, ठीक है। आपका विरल माध्यम को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 से, और सघन माध्यम को 2 से। तो आपका जो है स्नेल के नियमानुसार ये होगा, और आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, क्योंकि आपतन कोण का मान हम बढ़ाते रहते हैं तो एक क्रांतिक कोण के लेवल पे लेके आते हैं, तो आपतन कोण का मान आपका क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, तो आई बराबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। और साइन आर, आर का मान आप जानते हैं क्रांतिक कोण में आपका अपवर्तन कोण जो होता है 90 डिग्री का बनता है, तो आर बराबर 90 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचता है, साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है तो साइन सी बचता है। तो आपका अगर 2n1 बराबर 1/1n2 होता है, ये आप पढ़े हैं आपका प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता में आपका जो है 2n1 बराबर 1/1
1n2 होता है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये आपका जो है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक था, ठीक है। तो यहाँ पर साइन सी हो जाएगा। और अगर हम और देखें तो 1n2 बराबर, अगर हम इसे उल्टा कर दें, इसे सीधा करें 1n2 को, तो यहाँ पर 1/sin c हो जाएगा। तो ये आपका ANG बराबर 1/sin c। यहाँ पर अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध निकल कर आता है। इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हल होते हैं। ये जो हो गया आपका एयर हो गया, ग्लास हो गया आपका जो कांच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश जो है कांच से वायु में जा रहा है, ठीक है। प्रकाश जो है कांच है आपका, जो है सघन माध्यम कांच है पहला माध्यम, और दूसरा माध्यम वायु है। तो ANG बराबर मतलब 2 आपका इस प्रकार से है, ठीक है। कांच से वायु में जा रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि ये आपका कोई माध्यम हो गया, तो ये आपका कोई माध्यम हो गया, ये आपका माध्यम हो गया कांच, ये माध्यम हो गया आपका वायु। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, आपका प्रकाश जो है कांच से वायु में जा रहा है। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष आपका जो है कांच का अपवर्तनांक निकलेगा, ठीक है। ये 1/sin c हो जाएगा। अगर sin c को हम सीधा करेंगे तो ये आपका, अगर हम sin c बराबर करेंगे, sin c बराबर, तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, GNA हो जाएगा, ठीक है। 1/ANG हो जाएगा। तो मतलब कि आपका कांच के सापेक्ष आपका जो है वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा।